हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने चार्ज क्या होता है उसका आइडिया कुछ किस प्रकार से आया है ना, वो हम लोगों ने देखा, करंट देखा और वोल्टेज देखा। तो देखो जो लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने स्टार्ट किया था चार्ज से। तो आप लोगों को पता चल रहा था कि जो चार्ज होता है वो कितने प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज की यूनिट की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कूलाम हो रहा था, है ना। तो जो एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा था यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसके बाद जो एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले रहा था यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे थे तो वो कैसा बिहेवियर कर रहा था, एज ए नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेवियर कर रहा था। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि करंट क्या होती है। तो हमने लिखा था कि भाई आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान T, आपने कूलाम प्रति सेकेंड SI में चेंज करके एम्पियर लिखा था। 1 एम्पियर की बात कर रहे थे हम, तो कितना 6.28 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित कर रहे थे। स्पीड की बात की तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड आप लोगों ने लिखा था। ओके, उसके अलावा आप लोगों ने क्या लिखा था कि भैया जो करंट है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था वोल्टेज, और वोल्टेज में हम लोगों ने क्या कहा था कि एकांक धनावेश को प्लस Q चार्ज या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यहाँ से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका वोल्टेज कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आपने जो विभव लिखा था यानी वोल्टेज लिखा था उसको क्या लिखा था, W अपान Q यानी किया गया कार्य बटे आपने जो केवी किया वो चार्ज है ना, इसको लिखा था आपने जूल प्रति कूलाम, और इसको SI में चेंज करके आपने क्या लिखा था, वोल्ट लिखा था। और इनसे रिलेटेड करंट या वोल्टेज से रिलेटेड हमने दो छोटे छोटे MCQ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल किया था। ओके, तो ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या इसे आप कहते हो विभवांतर, है ना, कि विभवांतर क्या होता है। तो देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होता तो धारा नहीं होती, है ना। अभी समझ में आएगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं लिख देता हूं, किन्हीं भी दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिख दी। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या, है ना। तो जिस प्रकार आपका जो पानी है वो हमेशा कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, आपकी जो उष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है, उसी प्रकार आपके करंट का जो प्रवाह होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, विभवांतर को समझने के लिए यहाँ पर मैंने ये कुछ एक ड्राइंग बनाई है ना, इससे समझते हैं। मान लीजिए कि ये टंकी A है और ये टंकी B है, दोनों की जो ऊंचाई है वो सेम है, दोनों की जो पानी की क्षमता है वो बराबर है। जैसे अगर मान लो इसमें 100 लीटर पानी आ सकता है तो इसमें भी 100 लीटर पानी आएगा। अब दोनों अगर सेम वाटर लेवल पे है यानी दोनों में फुल पानी भरा हुआ है, और मैं इस वाल्व को यहां से ऑन कर दूं तो आप मुझे बताओ क्या पानी A से B की ओर या B से A की ओर आएगा क्या? आप कहोगे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का पानी इस पाइप से होकर नहीं गुजरेगा,
है ना। सेम वही कंडीशन की किसी चालक के दोनों एंड पर आपने ए पर 10 वोल्ट और बी पर भी 10 वोल्ट यानी सेम पोटेंशियल लगा दिया, सेम वोल्टेज लगा दिया, तो यहां पर करंट का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार यहां से पानी का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने केस 2 में मान लो कि टंकी बी को खाली कर दिया और टंकी ए में अभी भी कितना 100 लीटर पानी है। अब अगर मैं यहां से इस वाल्व को ऑन करूंगा, है ना, तो क्या होगा कि पानी ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगेगा और ये तब तक होता जाएगा जब तक बी और ए दोनों का जल स्तर या वाटर लेवल सेम नहीं हो जाए। उसी प्रकार अगर इस चालक पे मान लो कि मैंने इधर 10 वोल्ट लगाया और इधर 0 वोल्ट लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी अब अंतर है ना। तो यहां पर करंट का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, मतलब यहां पर कुछ करंट प्रवाहित होगी। मतलब आपके सर्किट में धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब यहां से समझ में आ रहा होगा आपको कि विभवांतर क्या होता है, मतलब कि विभवों के बीच का अंतर, है ना, उसी को आप क्या कहते हो, विभवांतर। जैसे यहां पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता तो क्या निकलता, 10 - 0, है ना, तो बराबर क्या हो जाता, 10 वोल्ट आया। लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता, 10 - 10 = 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट क्या है, 0 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर 10 वोल्ट आया तो करंट 0 नहीं है, करंट प्रवाह। तो एक बात समझ में आ रहा है कि भाई करंट के प्रवाहित होने के लिए परिपथ में विभवांतर का होना जरूरी है। क्लियर है ना। लेकिन क्या सिर्फ विभवांतर के होने मात्र से भी धारा प्रवाहित हो जाएगी क्या, इसको समझने के लिए अब हम देखते हैं कुछ और ड्राइंग, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस के होने से भी धारा प्रवाहित होगी या कुछ और भी लगेगा। तो यहाँ पर यह पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक बैटरी है, एक लैंप और कनेक्शन वायर है, कुछ आपको एक डायग्राम बना। मान लीजिए कि ये बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। चलो ऐसा लिख लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, 0 है ना। तो क्या इस सर्किट में धारा प्रवाहित होगी, आप कहोगे नहीं होगी, क्योंकि वही डिस्चार्ज बैटरी है तो कहां से करंट फ्लो हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर ये ध्यान से देखो कि ये सर्किट कंप्लीट थी, मतलब यहां पर ये सर्किट तो कंप्लीट है आपकी, बट आपकी बैटरी में कोई पावर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट का मान क्या होगा, 0 हो गया। अब यहां पर सेकंड केस में देखते हैं, मान लीजिए कि अब आपने बैटरी को रिप्लेस कर दिया एक चार्ज बैटरी के साथ। मतलब यहां पर मान लो कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 12 वोल्ट है। ओके, यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन क्या करंट फ्लो हो रही है, देखते हैं, है ना। तो अब अगर हम इस स्विच की बात करें तो करंट यहां से निकलेगी, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट मिला, है ना। तो ओपन सर्किट होने की वजह से आपको पता है करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका सर्किट इनकम्प्लीट है। भाई करंट कभी भी वाईफाई से नहीं चलती है ना, उसके लिए उसको शॉर्ट पाथ का होना जरूरी है। ठीक है, तो करंट यहाँ पर फ्लो हुई क्या, नहीं हुई, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हो तो धारा प्रवाहित हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। यहां पर थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने सेम क्या किया कि ये जो स्विच ओपन था इसको मान लीजिए कि यहां पर ये मैंने शॉर्ट कर दिया, यानी कि स्विच क्या है आपने ऑन कर दिया, तो क्या करंट फ्लो होगी, अब करंट बिल्कुल भी 0 नहीं होगी, यानी फ्लो होगी, और ये लैंप क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा, यानी कि ये लैंप आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां पर इस छोटे से डिस्कशन से कि दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपकी धारा प्रवाहित होगी, साथ के साथ आपकी क्या होगी, सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट सर्किट होना चाहिए या शॉर्ट सर्किट होना चाहिए,
है ना। तो धारा प्रवाह के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी परिपथ में विभवांतर का होना जरूरी है, और एक सर्किट के कंप्लीट होना यानी कि कंप्लीट सर्किट का होना जरूरी है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विभवांतर क्या होता है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। अगला है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, है ना। अगला यहाँ पर आता है वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप को आप कहते हो विभवपात, है ना। तो देखो सर्किट में जो आपका वोल्टेज है वो नुकसान होता है, उसी को आप विभवपात या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पाइपलाइन, ये बहुत सारे आपने यहाँ पर पाइप कनेक्ट किए इस तरीके से, है ना, और ये आप क्या कर रहे हो, वाटर को फ्लो करा रहे हो, मतलब एक एंड से, ये कोई शहर है, चल अपन उदाहरण ले लेते हैं हम हमारे हरदा का, कि मान लीजिए ये नर्मदा है और यहाँ से हम हरदा तक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमने पानी का फ्लो कराया, मान लीजिए कि 1000 लीटर पानी यहाँ से हमने पहुंचाया। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर, है ना, इन पाइप के लूज कनेक्शन की वजह से या कई बार आपके पाइप फट जाते हैं, उसकी वजह से कुछ पानी आपका क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए कि आपको इस एंड पर 900 लीटर यानी कि 900 लीटर पानी प्राप्त हुआ, है ना। यानी आपने भेजा कितना था, 1000 लीटर, मिला कितना, 900 लीटर। तो जो 100 लीटर पानी है ये कहाँ गया, आपका व्यर्थ हो गया, है ना, या इसे आप कहोगे कि लीकेज हो गया, है ना, या ड्रॉप हो गया, है ना। इसको ज्यादा बेटर हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये पानी ड्रॉप हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं कि भैया ये वाटर ड्रॉप हो गया हमारा 100 लीटर पानी का, है ना। इसी प्रकार से परिपथ में वोल्टेज के ड्रॉप होने, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये कोई वोल्टेज सोर्स लगाया, ओके, और यहाँ पर आपने ये वोल्टेज सोर्स लगाया एक लंबी सर्किट के द्वारा, यहाँ पर आपने ये लोड कनेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आपने ये सोर्स मान लो 100 वोल्ट का लगाया, है ना, और यहाँ पर लोड पे आपने काउंट किया तो आपको 90 वोल्ट मिला, यानी 90 वोल्ट मिला। तो जो 10 वोल्ट वोल्टेज है ना, वो क्या हुआ, इस कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस के कारण, है ना। मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ और ये वायर का अपना रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो इस रेजिस्टेंस के कारण ये 10 वोल्ट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, है ना। तो इसे आप कहते हो वोल्टेज ड्रॉप, है ना। यानी यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि परिपथ में, अच्छा यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि लोड के ऊपर, है ना, हमेशा आपको क्या होगा, लगाए गए वोल्टेज से कम वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वायर में अपना रेजिस्टेंस होगा जिसके कारण से वो ड्रॉप होगा। और ये चीजें आप लोगों को जब आप डीसी जनरेटर या डीसी मशीन पढ़ोगे तो वहां पर आर्मेचर ड्रॉप, वहां पर ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर आप बात करोगे मशीन की, है ना, तो मशीन में आप लोगों को 6, 7, 8 चैप्टर जितने भी पढ़ने हैं मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, एक तरीके से वोल्टेज का नुकसान हो जाता है परिपथ में, उसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम काउंट लिखें किस प्रकार से होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है करंट इनटू सर्किट रेजिस्टेंस, है ना। सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना, ये होता है आपका क्या, वोल्टेज ड्रॉप, है ना। जैसे यहाँ पर हम अगर देखेंगे वाटर फ्लो इनटू वाटर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ज्यादा तेज प्रेशर है तो क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा लीकेज होगा, जबकि लूज प्रेशर है तो फिर क्या होगा, ड्रॉप कम होगा, है ना। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू सर्किट रेजिस्टेंस। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, समझ में आया होगा कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, अगला आप लोगों को लिखते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, या इसको आप कहते हो वैद्युतिक शक्ति,
ओके, इसे आप कहते हो वैद्युतिक शक्ति, है ना। तो ये क्या क्या होता है ना। तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण के कार्य करने की दर को आप क्या कहते हो, वैद्युतिक शक्ति कहते हो, है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर सिंपल से, किसी भी वैद्युतिक उपकरण के कार्य करने के दर को वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, शक्ति बराबर, है ना, क्या लिख सकता हूं, कार्य बटे समय। ठीक है, क्योंकि दर की बात, ये मैं आप लोगों को करंट जब मैंने बताया था तब मैंने दर को बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आप समझना चाहते हो कि दर होती क्या एक्चुअल में या किस तरह से रोल प्ले करती है, तो वो वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू, कार्य की जगह क्या, W अपॉन में टाइम T, है ना। अब आप लोग याद रखेंगे कि मैंने एक फार्मूला लिखा था कि वोल्टेज बराबर W अपॉन Q, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में कैरियर चार्ज, है ना। तो यहां से मैं W बराबर क्या लिख सकता हूं, V इंटू Q लिख सकता हूं क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा पावर इज इक्वल टू W की जगह क्या लिखेंगे, V इंटू Q अपॉन T। क्लियर है। लेकिन एक और फार्मूला आपको लिखा था, I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू T लिख सकता हूं, है ना। तो यहां से P बराबर V, अब Q की जगह क्या लिख सकता हूं, I इंटू T बटे T, तो T से T कैंसिल, तो आपको पावर बराबर मिल जाएगा सिंपल V इंटू I। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला भर पावर, है ना। अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें, ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है ये होती है आपकी वाट, है ना। बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट, मेगावाट होती है। फिर टाइप्स ऑफ पावर की बात करेंगे, वहां पर कुछ और होंगी, जैसे रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, तो वहां पर अभी बात नहीं करना। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो शक्ति की यूनिट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिव पावर लेकर चल रहे हैं ना, तो शक्ति की पावर हम यहाँ पर लिखेंगे वाट। अब देखो एक लॉ होता है, इसको भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका उपयोग कर रहे हैं, ओम्स लॉ। ये क्या होता है, इसके लिए हम V इज इक्वल टू I इंटू आर लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले में ये जो पावर का फार्मूला आया है, यानी इक्वेशन 1, इसमें मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर। तो P इज इक्वल टू V की जगह तो लिखना है आपको, I तो ये है एक, और एक I इंटू आर आपने कहां से लिखा, वोल्टेज से। तो इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, है ना, बाट। ये भी आपका क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार फिर से आप यूज करोगे यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो I बराबर B अपॉन R, है ना। तो अगर मैं I की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 में रखूं, तो इस बार क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू V, है ना, और I की जगह क्या लिखूंगा, V बाई R। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। क्लियर है। अब यहाँ पर पावर के आपको 3 फार्मूले मिल रहे हैं। पहला फार्मूला मिल रहा है P बराबर V I, है ना, एक मिल रहा है P बराबर V स्क्वायर बाई R, है ना, एक मिल रहा है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तीनों की यूनिट आप लिख लेंगे, बाट, बाट और बाट। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे कि पावर क्या होती है। तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण के जो कार्य करने, कितनी एफिशिएंटली वो कार्य कर रहा है, कितनी तेजी से, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पावर कहते हैं। और पावर को हमने कैलकुलेट किया है। अगर ये किसी को डेरिवेशन, ये वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन समझ में फिर भी नहीं आई, तो सिर्फ वो ये 3 फार्मूले याद रखेगा तो भी उसका काम बन जाएगा। क्लियर है क्या, है ना। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध वाला एक वैद्युतिक उपकरण 2 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, उसके द्वारा ली गई शक्ति की गणना करो। यानी कि शक्ति मतलब उसने पूछा है पावर, है ना, पावर का मान क्या होगा, जबकि जो रेजिस्टेंस दिया है आपको R बराबर वो कितना दिया है 100 ओम, है ना, और जो करंट दिया है 2 एम्पियर करंट ले रही है, यानी I का मान कितना है 2 एम्पियर है, और पावर आप लोगों से पूछा है ना। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला, तीनों ही पावर के फार्मूले हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर कौन सा ज्यादा सुटेबल है ना, उसके जो गिवन वैल्यू है उसके आधार पर इन तीनों में से फार्मूले को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है किसकी, रेजिस्टेंस और करंट की। तो हम इन तीनों में से ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और करंट हो। तो देखो यहाँ पर I करंट है और R रेजिस्टेंस है, मतलब कि थर्ड नंबर का फार्मूला मेरे हिसाब से, है ना। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, है ना। I की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का वर्ग इंटू 100 ओम रेजिस्टेंस, 2 का वर्ग कितना 4 गुणा 100, तो पावर कितनी हो गई आपकी 400 वाट हो गई, है ना। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है पावर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस और करंट के साथ बताया, कई बार आपको वोल्टेज और करंट में पूछेगा या वोल्टेज या रेजिस्टेंस में पूछेगा, तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने वही कहा कि फार्मूला इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से वैल्यू आपको गिवन है, मतलब क्या दिया है ना, उसी हिसाब से। तो ये होता है आपका पावर, हो गए। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगला यहाँ पर बेसिक टर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वैद्युतिक ऊर्जा, ओके। तो वैद्युतिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, वैद्युतिक ऊर्जा, है ना। तो इसके लिए लिखते हैं किसी वैद्युतिक उपकरण के कार्य करने की दर को वैद्युतिक ऊर्जा कहते हैं, है ना, किसी, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर देखो एनर्जी का मतलब होगा, सीधी सीधी बात है, एनर्जी बराबर आप लिखते हो पावर इनटू टाइम, है ना, ये आपकी कहलाती है ऊर्जा, ठीक है। यानी कि वैद्युतिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा शक्ति गुणा समय, है ना, या चलो हिंदी में लिखें तो आप लिख सकते हो कि वैद्युतिक ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा, है ना, समय, ये कहलाता है आपका क्या, वैद्युतिक ऊर्जा, है ना। और वैद्युतिक ऊर्जा की जो यूनिट लिखते हो आप, कमर्शियल यूनिट लिखते हो किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। और देखिए 1 किलोवाट आवर, है ना, बराबर आपकी होती है 1 यूनिट या 1 इकाई बिजली। ये 1 यूनिट वही है जो आपके घर में एनर्जी मीटर आपको दिखाता है 1 यूनिट 4 यूनिट, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, बिजली का बिल पे करते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है ना। और 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट, ठीक है। और 3600, है ना, जूल बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, जब जूल से कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी बेसिक डेफिनेशन थी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने वो आप लोगों से डिस्कस की है, जहां से क्वेश्चन बनता है। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में हम यहाँ पर छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उन न्यूमेरिकल में जैसे पावर कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं या एनर्जी किस प्रकार से करते हैं, है ना, कैलकुलेट। तो वहां पर अब हम छोटे छोटे कुछ 2, 4, 8 न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।